वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही खूबसूरत कविता द वेंटेज पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, लाइन बाय लाइन। तो चलिए सीधे पोएम में जंप करने से पहले थोड़ा सा इसके लेखक यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। आखिर उन्हें जाने बिना उनकी कविता को समझना अधूरा सा लगेगा, है ना? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो अमेरिका के सबसे जाने माने कवियों में से एक थे। आप देख सकते हैं उनका जन्म 1874 में हुआ था। उनकी कविताओं की खास बात ये थी कि वो अक्सर न्यू इंग्लैंड की गांव की जिंदगी और नेचर से इंस्पिरेशन लेते थे। और उनकी लिखाई इतनी इतनी पावरफुल थी कि सोचिए उन्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला। 1963 में वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कविताएं आज भी हम सबके बीच जिंदा हैं। अच्छा, तो ये कविता द वेंटेज पॉइंट, इसका आखिर मतलब क्या है? ये पोएम एक सिंपल सी लेकिन बहुत गहरी बात पर फोकस करती है कि कैसे अपना वेंटेज पॉइंट यानी अपना नज़रिया बदलने से पूरी दुनिया ही बदल जाती है। मतलब जगह वही है, आप वही हैं, लेकिन बस देखने का ढंग बदला और पूरा एक्सपीरियंस ही अलग हो गया। चलिए अब इस आइडिया को पोएम की लाइंस के थ्रू आगे समझते हैं। ओके, तो पोयम के फर्स्ट पार्ट में कवि एक दूर का नज़ारा देखता है, एक वाइड व्यू लेता है और इस दूरी से वो इंसानी दुनिया को यानी ह्यूमैनिटी को ऑब्जर्व करता है, उसके जीवन और उसकी मृत्यु, इस पूरे साइकिल पर गौर करता है। तो शुरुआत होती है इन लाइंस से। कवि यहाँ कह रहे हैं कि कभी कभी जब वो पेड़ों से यानी नेचर की उस शांति से थक जाते हैं तो उनका मन करता है कि वो इंसानों की दुनिया को देखें, और उन्हें बिल्कुल अच्छे से पता है कि इस एक्सपीरियंस के लिए उन्हें सुबह होते ही कहाँ जाना है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग शब्द है हाय। ये थोड़ा पुराना आर्केइक इंग्लिश का वर्ड है जिसका सिंपल सा मतलब है जल्दी से जाना। इस वर्ड के यूज से हमें कवि की ईगरनेस का पता चलता है, एक उत्सुकता है उनके अंदर। वो चाहते हैं कि सुबह होते ही बिना कोई वक्त गंवाएं वो फटाफट उस खास जगह, उस वेंटेज पॉइंट पर पहुंच जाएं। तो वो जाते कहाँ हैं? एक ऐसी ढलान पर, एक स्लोप पर जहां मवेशी घास चरते रहते हैं। उनके चरने से वो जगह बिल्कुल एक साफ सुथरे लॉन जैसी लगती है, और वहां लॉलिंग जूनिपर के बीच वो आराम से लेट जाते हैं। लॉलिंग का मतलब है जैसे कोई आराम से झुककर पड़ा हुआ हो, तो ये जूनिपर झाड़ियां भी ऐसी ही लग रही हैं। और वहां से खुद को छुपाकर ताकि सीन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो दूर देखते हैं। उन्हें क्या दिखता है? सफेद रंग के घर जो इंसानी जिंदगी को, लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर उनसे भी दूर एक सामने वाली पहाड़ी पर उन्हें कब्रें दिखती हैं जो डेथ को रिप्रेजेंट करती हैं। सोचिए, एक ही फ्रेम में, एक ही नजर में वो लाइफ और डेथ के पूरे साइकिल को देख रहे हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यही कि कवि इस पूरे लाइफ एंड डेथ के साइकिल को एक डिटैच्ड डिस्टेंस से देख रहे हैं। मतलब वो इसका हिस्सा नहीं है, वो एक ऑब्जर्वर है, एक दर्शक जो दूर खड़ा होकर इस पूरे खेल को, इस पूरे मंजर को शांति से देख रहा है। तो ये था पहला व्यू। चलिए अब कविता के दूसरे हिस्से में चलते हैं। दोपहर होते होते कवि का नजरिया, उनका पर्सपेक्टिव एकदम से बदल जाता है। अब वो दूर देखना छोड़ देते हैं और अपने बिल्कुल आसपास की चीजों पर, नेचर पर फोकस करते हैं। या कवि कहते हैं कि अगर दोपहर तक वो इस दूर के नज़ारे से, इंसानों की दुनिया और लाइफ डेथ के इन बड़े बड़े थॉट्स से बोर हो जाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी बाजू पर पलटना है। और लो, ये एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है और देखो, पलटते ही सब कुछ बदल जाता है। तो जैसे ही वो पलटते हैं, जो धूप से तप रही पहाड़ी है उसकी गर्मी उनके चेहरे को चमका देती है, एकदम अग्लो कर देती है। और अब उनका फोकस इतना क्लोज है, इतना नज़दीक है कि उनकी सांस भी एक छोटे से नीले फूल जिसे ब्लूएट कहते हैं को ऐसे हिला देती है जैसे कोई हल्की सी हवा का झोंका हो। तो देखिए फोकस कैसे शिफ्ट हुआ है। एक विशाल दृश्य से हटकर अब कवि का ध्यान बिल्कुल छोटी छोटी सूक्ष्म चीजों पर है। वो सनबर्न हिलसाइड की गर्मी को फील कर रहे हैं, वो ब्लूएट्स जैसे नाजुक फूल को देख रहे हैं, ब्रूस्ड प्लांट यानी किसी कुचले हुए पौधे से आने वाली महक को स्मेल कर रहे हैं, और यहाँ तक कि एक चींटी के घर के छोटे से मुंह यानी क्रेटर ऑफ द एंट को भी गौर से देख रहे हैं। इस हिस्से में कवि अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना। वो जमीन को स्मेल कर रहे हैं, पौधे को स्मेल कर रहे हैं, और चींटी के घर के अंदर लुक कर रहे हैं। ये एक जबरदस्त शिफ्ट है, एक बड़े फिलोसॉफिकल व्यू से हटकर एक बिल्कुल इमीडिएट सेंसरी एक्सपीरियंस की तरफ। तो फिर इस पूरी कविता का सेंट्रल थीम, इसका मुख्य विषय क्या निकल कर आता है? सिंपल, यह है द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी हमारे नजरिए की ताकत। आप इस टेबल में साफ देख सकते हैं कि कैसे कवि दो बिल्कुल अलग नज़ारिए, दो अलग व्यूज़ हमारे सामने रखते हैं।
एक तरफ है मैक्रो व्यू यानी दूर का बड़ा नज़ारा जहां होम्स ऑफ मैन और ग्रेव्स ऑफ मैन जैसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, और दूसरी तरफ है माइक्रो व्यू बिल्कुल क्लोजअप जहां सनबर्न्ड हिलसाइड और ब्रूज्ड प्लांट जैसी चीज़ें हैं जिनको आप आंखों से, नाक से, स्किन से तुरंत फील कर सकते हैं। तो सबका कोर मैसेज क्या है? संदेश बहुत गहरा है कि हमारे रियलिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हम क्या देखते हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उसे कैसे देखना चूज करते हैं। हमारा चुनाव है। हम चाहें तो दूर देखकर बड़ी पिक्चर के बारे में सोच सकते हैं या फिर पास देखकर छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ सकते हैं। द चॉइस इज एंटायरली आवर्स। तो अब एक सवाल आपके लिए है, जरा एक पल के लिए सोचिए, आपका वैंटेज पॉइंट क्या है? आप आमतौर पर चीजों को कैसे देखते हैं? क्या आप एक बिग पिक्चर पर्सन हैं जो हमेशा दूर का सोचता है, या फिर आप वो हैं जो अपने आसपास की छोटी छोटी डिटेल्स में खो जाते हैं, उन्हें महसूस करते हैं? ओके, तो चलिए अब इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि इस कविता से हमारे मेन टेकअवेज क्या हैं। तो 3 मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी है। नंबर 1, ये पोएम 2 हिस्सों की है जो एक डिस्टेंट फिलोसॉफिकल व्यू और एक क्लोज सेंसरी व्यू को कंपेयर करती है। नंबर 2, द पावर ऑफ चॉइस। कवि एक्टिव रूप से अपनी मर्जी से अपना फोकस शिफ्ट करता है, ये अपने आप नहीं होता। और नंबर 3, हमें छोटी चीज़ों में भी वंडर यानी आश्चर्य मिल सकता है। फ्रॉस्ट हमें दिखाते हैं कि प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस प्रकृति की छोटी छोटी डिटेल्स में भी छुपे होते हैं। तो फाइनली द वैंटेज पॉइंट हमें बस यही याद दिलाती है कि हमें कॉन्शियसली अपना पर्सपेक्टिव चुनना चाहिए। लाइफ में बैलेंस और मीनिंग ढूंढने के लिए ये ज़रूरी है। कभी दूर देखना ज़रूरी है तो कभी बिल्कुल पास, और इन दोनों में बैलेंस बनाना ही असली आर्ट है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।